आमिर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ही आगाज़ कर लेता हूँ। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है, बार बार ये कह रही है कि जनाब हमारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल फैज़ का ये अंदरूनी मामला है फ़ौज का, वो जाने और जनरल फैज़ जाने। क्या तहरीक इंसाफ ये मजबूरी में कर रही है, प्रिकॉशन ले रही है कि हवाओं का रुख कहीं इस तरफ ना आ जाए? किस तरह एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को आप? देखें, जिस तरह ये अचानक खबर आई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, जाहिर है वैसे तो 17 अप्रैल को ये खबर आई थी ना कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। और वो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने, आपको पता है वो पूरी डिटेल आई हुई है कि वो चैम्बर समात में गेम डाली थी, जो रिपोर्ट FIA की आई थी उसको गोल कर दिया था जी। और उसके अंदर पर्दा नशीन जो थे उन सबके अब नाम आ गए हैं, जनरल फैज आ गए हैं, जिसकी वजह से सारी गेम हुई थी वो उस वक्त बचा लिया गया था। ये तो शिकायत आपको पता है सारा आलम ने उस वक्त लिख भी दी थी कि क्या हुआ था और सारा आलम के साथ भी क्या होता रहा, तो छुपा हुआ तो नहीं है। आज तो सिर्फ वो तारीख में पब्लिक हो गई कि जब आर्मी ने जो आपने सारे सवाल भी पूछे, बात भी की है स्टार्ट में। देखे, आर्मी ने तो अपने चीफ के कहे हुए किसी हुक्म के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन का नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ जनरल फैज के जो हाउसिंग सिटी का काम था उसके ऊपर छेड़ा और उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट का, और आज खुल के जरा बात कर दी कि उसके अंदर पॉलिटिकल कनेक्शंस मौजूद है। क्योंकि आज अडियाला जेल से जो तफसीलात वो 10 रुकनी गैंग की आई हैं और अब उसमें नाम आ रहे हैं कि कुछ रिटायर्ड जज साहिबान भी हैं। अब आपने एक जज साहब का कह दिया कि वो कहते हैं कि नॉनसेंस है, बिल्कुल वो हर बारे में यही कहते हैं, क्योंकि वो साकिब जो साहब चले गए उसके बाद जो खोसा साहब आए थे वो गायब ही है ना हर चीज से। ठीक, वो जो कहते थे कि आओ हमारे पास केस लेके आओ, ये सारे साहिबान अपने अपने काम करके चले गए। ये लेकिन चूंकि वोकल बहुत रहे, डैम शैम बाबा डैम बन गए और अपने आप को वो कहीं जाके शहर ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में अभी वो बात कर रहे थे शर्जील मेमन साहब, क्योंकि उनके कमरे में भी जाके पहुंच गए थे। इनको तो शौक बहुत था, ये शर्लक होम्स बने हुए थे, ये पिंडी में भी हॉस्पिटल ठीक कर रहे थे, किसी की कंपेन कर रहे थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि बस उनका भी वही काम है कि वो सारी जिंदगी के लिए आए हैं और बस फिर उसके बाद तो मैंने सब लोगों ने मेरी इताअत करनी है। ठीक है। जो फैज साहब से गलती हुई, जो बात उनको समझाई गई वो ये थी कि अब आप रिटायर हो रहे हैं तो फिर चुप करके घर बैठे, लेकिन वो नहीं बैठे। तो अब वो चीजें जब आप साहब, ज्यादा बड़ा गुनाह कौन सा है, टॉप सिटी है या रिटायरमेंट के बाद जो कुछ होता रहा? देखें, वो आर्मी चीफ के खिलाफ इंट्रीग करना। अच्छा, सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ आप धरना करवा रहे हैं। इमरान खान के धरने पे सब लोगों ने उस वक्त कही थी कि वो नहीं निकले थे वजीराबाद के बाद, जब से वो हमला हुआ था वो बिल्कुल कहीं बाहर नहीं आए थे, लेकिन वो उस दिन आए थे पिंडी में, लेकिन वहां मजमा शजमा इकट्ठा नहीं हुआ, बिल्कुल उस तरह नहीं हुआ जिस तरह वो शायद, अगर मैं डेट ठीक है मुझे याद, 30 अगस्त थी ना, वो जो धरना लेके जाना था PM हाउस जी, जो रेड जोन से उठा के, तो उस दिन भी खान साहब के बंदे सबसे पहले गायब हो गए थे। वहां तहरुल कादरी के साथ जो डाई हार्ड लोग थे वो 150-200 बंदा रुक गया था, शेलिंग जब पुलिस ने की थी, जो कि प्लान में कहीं नहीं थी। वहां तो यूनिफॉर्म तैयार हो रहे थे ना उस वक्त, तो शेरवानियां तैयार हो रही थी कि सुबह काबीना ने हेल्प उठाना है। वो तो कुछ और काम हो गया कि दो जो ASP थे उन्होंने वो आंसू गैस के गोले छोड़े और ये सारे जो हवा के बगोले पे सवार होकर आए थे निकल पड़े। उस वक्त तो वो जिन्होंने जहीरुल इस्लाम साहब का नाम आ रहा है, उन्होंने कहा ना कि हमने थर्ड पार्टी लॉन्च की, तो वो जो सिस्टम ने लॉन्च किया था उसके ऊपर तो सिस्टम कुछ नहीं कह रहा अभी भी, इसीलिए जनरल बाजवा भी बचे हुए हैं। वरना जो फैज हमीद साहब बात कर रहे हैं, जो मलिक अहमद खान बात कर रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, तो आपको डिटेल हमें और आपको सबको पता है। वो जो अप्रैल की कह रहे हैं कि मैं मिला था ख्वाजा आसिफ, उस वक्त तो वो DGI नहीं थे, यानी ख्वाजा आसिफ, ठीक है ना, आपको हमें पता होना चाहिए उस वक्त कोई और DGI था। तो ये किस हैसियत में और क्या बात कर रहे थे। फिर आपको पता होगा कि उस वक्त फखर इमाम ने एक बिल पेश किया था कौमी असम्बली में जजों की एक्सटेंशन करने का, तो फिर एक साहब अडियाला जेल में यूनिफॉर्म वाले मिले थे नवाज शरीफ से, उन्होंने कहा हम कोई वोट नहीं करेंगे, वो बिल खत्म हुआ। फिर 20 अगस्त को अचानक आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने 19-20 अगस्त को वो एक्सटेंशन दे दी बाजवा साहब को 3 साल की। ये सारे लोग कह रहे हैं एक्सटेंशन की वजह से नवाज शरीफ लंदन गए, हालांकि नवाज शरीफ तो 20 तारीख को 20 नवंबर को शायद लंदन चले गए थे, और 22 नवंबर को वो जिन्होंने पनामा का केस घर बुलाया था अपने साथ, ये खोसा साहब, उन्होंने वो एक दरखास्त ले दी सो मोटो में, और 3 दिन एक भूचाल रहा सारे पाकिस्तान में कि मार्शल्लाह लगाएंगे। जैसे आज वो मार्शल्लाह वाली कहानी की है ना ख्वाजा आसिफ ने दोबारा, ये उस वक्त भी आई थी कि वरना मैं लगा दूंगा,
माशाल्लाह अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे, तो वो तो समरी मांग ली गई थी और वो नवाज शरीफ के कहने पे मांगी गई थी। ओके, मैं आमिर साहब मैं आ रहा हूँ, तकड़ा करके भेजा था। मैं आमिर साहब मैं आ रहा हूँ आपके। मलिक साहब मेरा एक सवाल यहाँ पे, मैं टाइमलाइन को अगर उठा के देखूँ, ये जो टॉप सिटी का वाकया है ये पेश आता है 2017 में, और जाहिर बात है, आप मेरे ख्याल में हम सभी ये बात जानते हैं कि जितने भी फौजी अफसरान होते हैं उनकी एक फ़ाइल मेंटेन हो रही होती है फ़ौज के अंदर। अब अगर फैज़ हमीद साहब उस वक्त इतनी संगीन एक मामले के अंदर इन्वॉल्व थे, और जब एक शख्स को DGISI बनाया जा रहा है, DGISI तो बाद में बने थे वो जनरल फैज़ जो हैं, तो क्या उस वक्त इस वाक़े को फ़ाइल में नहीं लिखा गया होगा कि जनाब ये भी वाक़या हुआ था और इसमें फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके ताने बाने मिलते हैं? इतने बड़े ओहदे तक फैज़ हमीद साहब पहुँच किस तरह गए बाद में? देखिए, अगर देखा जाए तो ये बात एक लिहाज से आपका सवाल बड़ा दुरुस्त है कि आखिर कैसे मुमकिन हुआ एक शख्स के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगते हैं और उसके बाद वो इतने अहम ओहदे पे, जो आपने किया था, वैसी बात अहम ओहदे पे, इनके साथ भी हो चुका है। नहीं, मैंने तो नाम लिखे, मैंने पर्ची लिखी, मैंने नाम लिखे। अच्छा, वो ये था कि यानी शिकायत जब आई उसकी तहकीकात का आगाज़ हुआ। अच्छा, होता ये है कि आपको भी अंदाज़ा इन चीज़ों का कि बाज़ शिकायत ऐसी होती हैं जिसके बारे में लोग ये एज्यूम करते हैं फ़ौज के अंदर भी कि जब तक इसकी पूरी वेरिफिकेशन ना हो, पूरे शवाहद इकट्ठे ना हो जाएं, वो मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने ना आ जाएं, उस वक्त तक शायद कार्रवाई का वो चीज़ें हिस्सा नहीं बनती। ये उस वक्त जितनी शिकायत थी, आपको याद होगा बाद में भी ये कहा गया कि नहीं फैज़ साहब इन्वॉल्व नहीं हैं, नीचे लोग इन्वॉल्व हैं, फैज़ साहब बराह रास्त इन चीज़ों को नहीं देख रहे थे। लेकिन फिर जब कुछ गिरफ्तारियाँ हुई या कुछ लोगों से पूछ हुई, उसके बाद ये मामला सामने आ गया। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं अगर आपकी इजाज़त तो मैं ऐड कर दूं कि जो टॉप सिटी का वाकया पेश आया था, मैंने इस पर बड़ी डिटेल से मैंने इस पर काम किया, तो मुझे एक और बात पता लगी कि जब ये गिरफ्तारियाँ हुई थी, कंवर मुइज़ की जो गिरफ्तारी हुई थी, छापा मारा था, चीज़ें उठाई गई थी, सब कुछ हुआ था, उसके चंद दिन के बाद वो खातून जो इस टॉप सिटी के मामले में जो इन्वॉल्व है, जो ड्यूल नेशनल है, वो बरतानिया से पाकिस्तान आई और आके यहाँ पे उनकी जनरल फैज़ से डायरेक्ट 1-on-1 आधे घंटे की मुलाकात हुई। और वो औरत, वो जो खातून है, वो ये एलेज करती हैं कि मुझे जनरल फैज़ ने ये जुमला कहा कि अगर ये सोसाइटी हम रख लें तो फिर, ये कहा गया खातून को। तो मैं पॉइंट इसके, अगर इतना कुछ हो रहा है, एक इतना सीनियर ऑफिसर किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो कभी कागजों पे ना आए? देखिए, ये चीज़ें तो हमें माननी पड़ेंगी। माजी के अंदर भी ऐसे वाक़यात होते रहे जी, हुए हैं कि जहाँ पे नज़रअंदाज किए गए वाक़यात, कमांड की तरफ से भी नज़रअंदाज हुए। अगर उस वक्त ये चीज़ें डीपली देख ली जाती और ये इस तक डिग आउट कर लिया जाता तो शायद इतना मामला बिगड़ता ना सुप्रीम कोर्ट में जाता। फौज इटसेल्फ उसको अपने हाथ में लेके ये सारा फैसला कर सकती थी, लेकिन लिंगरान चीज़ें की गई। उनका उस वक्त जो हालात मुल्क के बने हुए थे, ख़ास सियासी हालात थे, उन सियासी हालात को भी फ़ायदा जनरल फैज़ को पहुँचा कि जनरल फैज़ जिन मामलात में लगे हुए थे, फ़ौज उस वक्त इमरान खान साहब के साथ जिस तरीके से इक़्तिदार में लाना चाह रही थी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज होती चली गई। इसलिए फैज़ साहब उन चीज़ों से आस्ता आस्ता बच निकले, लेकिन फैज़ साहब इन चीज़ों को समझ नहीं पाए कि किसी ने एक दिन जाके ये मामला उनके गले पड़ सकता है। फाइल बन रही थी, फाइल बन रही थी। ये चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उसके बाद भी फैज़ साहब के ऊपर जो आज सवालात, आपके बड़े दुरुस्त सवालात हैं कि ये क्यों ना ऐसे उसके वक्त फौरी कार्रवाई की गई। आज लोग इसलिए शुकूक शबात का इजहार करते हैं कि भाई जब पॉलिटिकल मामलात के अंदर उनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा होना शुरू हुई, आफ्टर रिटायरमेंट जो उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उनका ये पिछला केस भी जो है उसको इतनी तेज़ी के साथ देखा जाने लगा। ये हमारी अलमिया, हमारी मुल्क का, ये भी पनामा में से कामा निकालने, ये पनामा में से कामा निकालने वाली बात, ये अलमिया हमारे इस पूरे इस सिस्टम का, मेरे ख्याल में इसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए, इसको चेक किया जाना चाहिए। लेकिन फैज़ साहब 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ, फैज़ साहब 2-3 महाज के ऊपर खेल रहे थे। अभी जो बातें चल रही हैं कि फैज़ साहब आर्मी चीफ लगना चाहते थे, फैज़ साहब किससे रब्ते में थे? फैज़ साहब शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे के साथ रब्ते में थे। अच्छा, चलो मैं आपके प्रोग्राम में ये भी आई खबर दे देता हूँ आपको। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे के साथ रब्ते में थे, सलमान शहबाज साहब के साथ। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि उस वक्त रब्ते में थे। अच्छा। फैज़ साहब के लोग बताया करते थे कि जी हमारे वहाँ मेरे रब्ते हैं। अच्छा। और वो आर्मी चीफ लगने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने बाद में भी ये बात पैगामात, बार बार पैगामात भेजे, इसार डार साहब को लंदन में पैगामात भेजे कि जी मेरा कोई मामला नहीं था, मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं था, ये सारी जितना कुछ आपके ख़िलाफ़ होता रहा, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। फैज़ साहब अपने आप को क्लीन चिट लेने के चक्कर में थे। फिर फैज़ साहब से बड़ी गलती उसके बाद ये होगी कि जब ये सारा मामला हुआ, जिसका आमर इलियास राणा साहब ने जिक्र किया, आपकी बहुत सारी चीज़ें फ़ौज बर्दाश्त कर जाती है, तनकीद बर्दाश्त कर जाती है। जाफ़र मीर सादक आपने कह दिया, मियाँ नवाज शरीफ ने जो कुछ कह दिया, फ़ौज बर्दाश्त करती चली गई। वो जो धरना रावलपिंडी GH की तरफ जा रहा था,
और उसके बाद से जो पूरी एक मुहिम चलाई गई कि किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती रोकी जाए और फिर उसके बाद तैनाती के बाद उसको कंट्रोवर्शियल किया जाए। ठीक, ये जो OTS PMA की सारी कहानी चली सोशल मीडिया पे, यहाँ बैठे हुए लोग, कुछ लोग बाहर बैठ के खामोश तमाशाई बन गए, वो खुश गुमनाम मुजाहिद बन गए। ये जो सारी चीज़ें चलना शुरू हुई, कहीं ना कहीं ताने बाने जाके इनकी उन लोगों के साथ